SBI क्लर्क सेट 4 का डिस्कशन है बुआ जी। बहुत ही अच्छा सेट था ये। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे थे। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं किया होगा उनके लिए क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पहले डाउनलोड कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको एक दिन पहले चाहिए तो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल जो है लर्न इंग्लिश, उसका भी वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेट एक दिन पहले मिल जाएगा। और जिन लोगों को सेट मिल जा रहा है वो प्लीज़ सेट को सेम डे सॉल्व कर लें, क्योंकि डिस्कशन अगले दिन आपके पास चला जाएगा तो बिल्कुल आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। ऐसे सेट को सॉल्व नहीं कीजिएगा, कल पे टालिएगा तो सेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे पढ़ने से। तो कंसिस्टेंट सेट सॉल्व करते रहिए। तो जिन लोगों ने सेट को सॉल्व कर लिया है वो लोग क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चंस में अप्रोच पे ध्यान दीजिए कि नंबर कैसे बढ़ाया जाए। सेट का बात यह है बउआ कि अगर आज आपको मानिए 20 नंबर आया है तो ट्राई कीजिए कि कल 21 नंबर आए, कल 18 नंबर पे एक सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। तो डेली मार्क्स बढ़ना चाहिए, अप्रोच को देखा जाए, सीखने का प्रयास किया जाए, ठीक है। और अपने मार्क्स को बताइए, जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं बउआ जी। डायरेक्शन 1 2 sentences with one or more blanks are given indicating that something has been omitted. Choose the word that fits the blank appropriately. एक तरह से बउआ जी फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला देखा जाए। देखिए फिलर बनाते समय अभी भी बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास वर्ड का हिंदी नहीं रहेगा तो सवाल कैसे बनाएंगे। पहले जो ग्रामर आपके पास है उस ग्रामर का यूज करना सीखिए, उससे काफ़ी हद तक आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसी होती है कि वर्ड के हिंदी की हम लोग को आवश्यकता ही नहीं होती है। तो फंडामेंटल्स में जो रूल बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बउआ जी इस सवाल को कैसे बनाना है। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे हम लोग को फिल क्या करना है। तो फिल ये करना है बउआ जी, यहाँ A/N आर्टिकल दिया है, आर्टिकल के बाद खाली स्थान है, उसके आगे फैमिली यानी कि नाउन लिखा है। ध्यान दीजिए फैमिली से मतलब नहीं है मुझे, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब है। नाउन लिखा है तो नाउन के पहले क्या आता है बउआ जी, एडजेक्टिव आता है। ध्यान से देखा जाए तो पहले में मुझे एडजेक्टिव भरना है। अच्छा सेकंड में बउआ जी यहाँ पे बी में क्या भरना है, ग्रेटली। अच्छा ग्रेटली बउआ जी क्या है, एडवर्ब है। ग्रेटली क्या है, एडवर्ब। ग्रेटली एडवर्ब कैसे है, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। एडवर्ब का 3 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो जिसमें से ये सारा जो एडवर्ब का नियम है इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब में ही है। तो अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो तुरंत यहीं से जाइए पॉज करके और पहले एडवर्ब का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिएगा तो फ़ायदा करेगा, या फिर ये वीडियो ख़त्म होते ही एडवर्ब वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। एडवर्ब के बाद बउआ जी हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, आमतौर पे वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखा जाए वी आर ग्रेटली, यहाँ पे वर्ब चाहिए। एडवर्ब के बाद क्या आता है, आमतौर पे वर्ब आता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम लोग को यहाँ एडजेक्टिव यहाँ वर्ब, दोनों में एक ही वर्ड भरना है। ध्यान से देखा जाएगा एक ही वर्ड दोनों जगह होना चाहिए। तो याद यहाँ पे आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लिया जाए, वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप, ये 2 वर्ब के रूप ऐसे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पे एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं। वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप अगर नहीं जानते हैं तो इसको यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा रूप हो गया, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप हो गया। इनको अगर नाउन के पहले रखा जाए तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर सकते हैं। तो हमको बउआ जी यहाँ के लिए वर्ब चाहिए, यहाँ के लिए एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ के लिए वर्ब चाहिए, यहाँ के लिए एडजेक्टिव चाहिए। सीधे तौर पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है, पहले तो एफ्लुएंट जो है बउआ जी और एफ्लुएंस, तो एफ्लुएंस है नाउन, याद रखा जाएगा। वर्ड का अंत CE से होगा तो नाउन हो जाएगा और C को हटा के T लगा देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा बउआ जी जो बात बोल रहे हैं। जैसे प्लीजेंट और प्लीजेंस, तो प्लीजेंस नाउन हो गया, प्लीजेंट एडजेक्टिव हो गया। ओबीडियंट एडजेक्टिव है, ओबीडियंस नाउन है। तो एफ्लुएंट एडजेक्टिव है, एफ्लुएंस नाउन है। फोर्थ इसका अर्थ होता है बउआ जी फॉरवर्ड, ये एडवर्ब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एडवर्ब का वीडियो नहीं देखें तो तुरंत देख लीजिए। फोर्थ का अर्थ होता है फॉरवर्ड, ये एडवर्ब है। एडमायर, अच्छा एडमायर तो वर्ब का पहला रूप है ना बउआ, एडमायर का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना, तो वर्ब 1 है। अच्छा प्रिविलेज्ड क्या है बउआ जी, प्रिविलेज्ड वर्ब का तीसरा रूप है।
वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है, प्रिविलेज्ड। तो वर्ब का तीसरा रूप आवश्यकता पड़ने पर एडजेक्टिव भी बन सकता है, तो आवश्यकता पड़ने पर एडजेक्टिव भी बन जाएगा और वर्ब का तीसरा रूप भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ई। बहुत ज़्यादा वर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रिविलेज्ड एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। तो मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो एडजेक्टिव भी हो जाए, वर्ब भी हो जाए, एडजेक्टिव भी हो जाए, वर्ब भी हो जाए। आंसर लेके निकल गया, आंसर बन गया प्रिविलेज्ड। किसी अर्थ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, बेसिक ग्रामर से वर्ड को बना लेंगे। चलिए, तो पहला सवाल बन गया। चलिए, प्रिविलेज का अर्थ होता है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज हो, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूएशंस हो, ठीक है। चलिए, एफ्लुएंट होता है अमीर, एफ्लुएंस होता है अमीरी, फोर्थ होता है फॉरवर्ड, एडमायर होता है बाबूजी प्रशंसा करना। पहला वर्ड समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ अप्रोच सीखिए और छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लीजिए कि जानना क्या है। एग्जामिनेशन में वर्ड थोड़ी याद करते चलेंगे। चलिए देखा जाए यहाँ पे आंसर क्या होगा बाबूजी हमारा। इट इज ए ऑब्लिक एंड डैश वेंचर, सेम वही नियम है। यहाँ पे बाबूजी हम लोग को चाहिए एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे क्या चाहिए? हर डैश रिकॉग्निशन। अच्छा देखिए, रिकॉग्निशन नाउन है, नाउन के पहले क्या चाहिए बाबूजी? हम लोग को एडजेक्टिव चाहिए। हम लोग को यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। परसिस्टेंस के अंत में सी ई लगा है तो ये नाउन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, काट दिया गया बाबूजी, क्रॉस कर दिए। डेयरिंग ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। बोरिंग एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ऑनरेबल जिसके अंत में ए बी एल ई होगा वो तो बिल्कुल एडजेक्टिव होता है। पिछले वीडियो में बतलाया गया था एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है। नन ऑफ दिस, यानी आंसर बाबा जी या तो बी होगा, सी होगा या डी होगा। ध्यान से देखा जाए। अब यहाँ पे बाबा जी ध्यान से देखा जाएगा। अब जब आप ग्रामर में यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं कि अब तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो दूसरा जो हमारा बान होता है वो होता है सेंस। सेंस देखा जाता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसमें ऑनरेबल वर्ड जो है बाबा जी ये पॉजिटिव वर्ड है, डेयरिंग पॉजिटिव वर्ड है और बोरिंग निगेटिव वर्ड है। ध्यान से देखा जाएगा। डेयरिंग यानी होता है साहसी, ऑनरेबल होता है कह सकते हैं इज्जतदार, बोरिंग होता है बाबा जी बोर करने वाला। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज डैश वेंचर टू सर्व वंस कंट्री इन द आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना ये बोरिंग काम तो नहीं होगा, मतलब वो डेयरिंग भी हो सकता है, ऑनरेबल भी हो सकता है। और यहाँ लिखा है हर लिटरेरी एंड साइंटिफिक रेपुटेशन स्पीडली बॉट हर डैश रिकॉग्निशन। अब डेयरिंग या फिर ऑनरेबल ध्यान से देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो चूंकि आर्म्ड फोर्सेस की बात है तो डेयरिंग भी सूट कर रहा है। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस ऑनरेबल भी हो सकता है, इसमें कोई दो इशू नहीं है। यहाँ देखेंगे तो पढ़ाई की बात हो रही है। अच्छा, पढ़ाई में डेयरिंग वर्ड की आवश्यकता नहीं है, ये ऑनरेबल हो सकता है। अगर कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कुछ नया खोज कर देता है तो वो ऑनरेबल होता है। तो ऑनरेबल ऐसा वर्ड है कि यहाँ भी सूट कर जा रहा है और यहाँ भी सूट कर जा रहा है। इज्जतदार एडजेक्टिव ये है, दोनों जगह एडजेक्टिव चाहिए, तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑनरेबल। आंसर शुड भी क्या हो जाएगा इसका बउआ जी? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी बन गया। समझ रहे हैं सवाल कैसे बन रहा है? एकदम एग्जैक्ट आंसर तक जाएंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखा जाए बउआ जी। क्वेश्चन नंबर 3 to 5, इस टाइप का दो क्वेश्चन था। उम्मीद करते दोनों आप लोग का सही हुआ होगा। इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस अ पेयर ऑफ वर्ड्स हैज बीन गिवन व्हिच इज देन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स। फाइंड द स्टेटमेंट्स वेयर बोथ द वर्ड्स ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली फिट इन द गिवन स्टेटमेंट्स। इसको बनाना पहले सीख लीजिए। एक नए टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसके टाइप का जो इसका टाइप है उस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो पहले बनाना सीखा जाए। और देखिए इसमें क्या है बउआ जी कि आपको दो वर्ड दे दिया गया यहाँ पे, पॉन्डर और यहाँ पे स्टडी, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों वर्ड किस में फिट हो जाएंगे। ये दोनों वर्ड ए बी सी, 3 लाइन दे दिया है, देखिए ए बी और सी, ये दोनों वर्ड किस में फिट हो जाएंगे। अब देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। जब भी ऐसा आपको पेयर देता है वर्ड का, ध्यान से देखा जाएगा, जब भी इसको देखिए तरीका सीख लीजिए बनाने का, तरीका सीख लीजिएगा तुरंत बन जाएगा। इसमें आप मैक्सिमम टाइम देखिएगा, एक वर्ड आपके लिए नोन होगा और दूसरा वर्ड आपके लिए अननोन होगा। मैं यहाँ पे मतलब जनरल बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को दोनों वर्ड याद होगा तो अच्छी बात है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब किस चीज से है बउआ जी? हम लोगों को मतलब है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा ना, क्योंकि दोनों को एक ही जगह भरना है। ध्यान से देखा जाएगा। अब देखिए सवाल को कैसे बनाना है आराम से।
टेक अ फ्यू मिनट्स एंड डैश द क्वेश्चन। बउआ जी एंड है, एंड के पहले यहाँ नाउन है, यहाँ वर्ब है, तो यहाँ नाउन है, यहाँ पे क्या भरना है बउआ जी? वर्ब भरना है। क्या भरना है? वर्ब भरना है। ध्यान से देखा जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या भरना है बउआ जी? conjoint repression of civil and religious liberty had made thoughtful men। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वर्ब भरना है। यहाँ पे थॉटफुल मेन जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या वर्ब भरना है। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पे क्या भरना है बउआ जी? दिस के बाद कभी वर्ब नहीं आएगा। दिस के बाद बउआ जी क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, याद रखा जाएगा। तो दो जगह वर्ब भरना है, एक जगह नाउन या प्रोनाउन भरना है। स्टडी नाउन है या वर्ब है? तो आपके दिमाग में आएगा कि स्टडी नाउन भी होता है, स्टडी वर्ब भी होता है। याद देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे, बनाने का तरीका देखिए। तो अगर स्टडी को नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो स्टडी सिर्फ यहाँ जाएगा, और वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो दोनों जगह जाएगा। और अगर स्टडी बेसिकली क्या है? स्टडी बेसिकली स्टडी वर्ब है, पढ़ना। स्टडी का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो वर्ब है तो इस दोनों जगह ये दोनों वर्ड भरे जा सकते हैं। मैं पॉन्डर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने पॉन्डर का अर्थ ही नहीं लिया। ये वर्ब दोनों जगह भरा जा सकता है। ऑप्शन में कहीं ओनली सी है नहीं, तो सीधा आंसर क्या लगा देंगे? ए एंड बी। देखिए तो ए एंड बी है ना, चलिए हो गया। क्योंकि देखिए जो वर्ब यहाँ बढ़ेगा वो वर्ब यहाँ भी फिल हो जाएगा। तो और बी और सी तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एक में नाउन चाहिए, एक में वर्ब चाहिए। तो ए एंड बी आंसर ले लिए। पॉन्डर वर्ड कैसा लग रहा है सुन के? वंडर जैसा लग रहा है, तो इसका साइनो होता है वंडर। पॉन्डर साइनो याद कर लीजिए, वंडर सोचना, विचार करना, सब होता है पॉन्डर। ये भी वर्ब होता है। इजीली बन गया। अगर किसी को अर्थ नहीं भी पता होता तो बस वर्ब चाहिए सवाल बना लेता। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये अप्रोच समझ में नहीं आएगा तो बतलाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। देखिए इसको कैसे बनाना है। वर्ड आपके पास है एनोमली और डिपार्चर। ये दोनों कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको नहीं पता है, पहले इसको देखा जाए। डिपार्चर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बउआ जी? तो डिपार्चर वर्ड कैसे बना है? डिपार्ट से। डिपार्ट यानी क्या होता है? जाना। तो बेसिक वर्ड में जब कुछ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? नाउन। वर्ब से क्या बनता है? नाउन। तो डिपार्चर क्या हो गया? नाउन। तो अगर डिपार्चर नाउन है और ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है तो एनोमली भी नाउन होगा। अब देखा जाए, वेलकम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एन या ए लिखा है तो यहाँ नाउन भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए, ओहो सॉरी आई एम सॉरी, हमको तो लगा मार्कर गया। ए ऑब्लिक एन है तो यहाँ पे भी नाउन भरना है। तो तीनों में हम लोग को नाउन भरना है, ध्यान से देखा जाएगा। तीनों में नाउन भरना है तो ये तो नाउन है ही, आंसर क्या लगा देंगे? ए बी एंड सी। बन गया, इजीली बन गया। अब किसी को एनोमली का अर्थ नहीं पता है तो भी सवाल बन जाएगा। याद लिख लीजिएगा, एनोमली वर्ड याद कर लीजिएगा। ए नॉर्मल, एनोमल। जो नॉर्मल नहीं होता है उसको एनोमल कहा जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होता है उसको एनोमल कहा जाता है। वर्ड याद हो गया। तीनों का आंसर क्या हो गया? ए बी सी। तीनों में नाउन भरना था, दोनों तो नाउन थे ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रोच सीखे बउआ जी। एक्कोलेड और रिकॉग्निशन, ध्यान से देखा जाएगा। रिकॉग्निशन बउआ जी नाउन है, अंत में ION लगा है तो क्या होगा? नाउन होगा। एक्कोलेड भी क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। इसमें क्या भरना है बउआ जी? देखिए यहाँ पे लगा है फेशियल, अंत में AL लगा है तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को पहचानना कि एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। एडजेक्टिव है, यहाँ खाली स्थान है, और यहाँ डाटा क्या है? नाउन है। ये बताइए बउआ जी कि अगर ये एडजेक्टिव है, खाली स्थान है और फिर यहाँ नाउन है तो यहाँ बीच में क्या भरा जाएगा? एडजेक्टिव ही ना भरा जाएगा। नाउन के पहले क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव भरना है, और ये तो दोनों नाउन है तो ए में तो भराएगा नहीं। अच्छा गेट क्या है? वर्ब है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? नाउन यहाँ भरा जाएगा। अच्छा यहाँ देखा जाए, द फायर फाइटर सब्जेक्ट हो गया। रिसीव्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या भरना है? ऑब्जेक्ट यानी नाउन भरना है। तो आंसर क्या होगा? बी एंड सी कहीं लिखा है, लगा दीजिए, बन गया। आपको एक्कोलेड का अर्थ भी नहीं पता चला, लेकिन फिर भी सवाल बन गया, और बिल्कुल सवाल सही बन रहा है। अप्रोच को देखिए, शुद्ध ग्रामर से सवाल बन रहा है। समझने की कोशिश कीजिए कैसे बन रहा है। एक्कोलेड का अर्थ होता है रैंक,
जब रैंक किसी को दिया जाता है, कोई वैल्यू दिया जाता है, तो कोई एक सर्टिफाई किया जाता है तो उसको एक्कोलेड कहा जाता है। ठीक है, टू गिव रैंक, ठीक है, कह सकते हैं। बस ION था, नाउन, ये नाउन है तो ये भी नाउन होगा। नाउन जहाँ जहाँ चाहिए उस चीज़ को चुन लेंगे, बन जाएगा। आंसर क्लियर कट में आ गया। बनाने का बस तरीका देखिए बउआ जी कैसे बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं तरीका आपको आया होगा। बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है वो। उसी तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लोगों को लगता है कि पूरा वाक्य पढ़ेंगे, वर्ड का हिंदी करेंगे तब बनेगा। अप्रोच सीखिए, उस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है बउआ जी, और अच्छा लगे तो बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। गिवन बिलो आर 5 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये कॉमन एरर है बउआ जी। तो कॉमन एरर आपको क्या दिया गया है, जैसे ABCDE 5 कॉमन एरर दे दिया गया है सेंटेंस, और ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपके कंफर्ट के लिए इसको ऐसे लिख लिया है। ये सेंटेंस था, इसको ऐसे पूछा जा रहा है। ये सेंटेंस था, इसको ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ऐसे करके सबको लिख दिया है अलग अलग। अच्छा रहेगा। देखा जी इसमें क्या एरर होगा, बनाया जाए। Whenever one may say of her, no one dare call। बउआ जी इसमें गलती है सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में गलती है बउआ जी। सेक्शन C कहाँ लिखा हुआ है, A में, तो इसका आंसर A हो जाएगा। क्या गलती है बउआ जी, तो ध्यान से देख लिया जाए। नीड याद रखिएगा, ऑब्लिक डेयर के बाद टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, नियम को लिख लीजिएगा इसको। लेकिन बउआ जी अगर नीड, अच्छा हम इसको अच्छे से लिखवा देते हैं, अच्छे से लिखवा देंगे तो थोड़ा सा जान प्राण बचेगा आप लोग का। चलिए लिख लीजिएगा बउआ जी, रूल लिख लीजिएगा, रूल लिख लीजिएगा उस सवाल का। नीड ऑब्लिक डेयर, इनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नीड ऑब्लिक डेयर जिस सेंटेंस में यूज में हो वो सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, ध्यान से देखा जाएगा, और वाक्य में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब प्लस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट हो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन होता है बउआ जी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट हो तो इनके बाद सिर्फ वर्ब वन का प्रयोग होता है, टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से देखा जाएगा, नियम सीधा आपके सामने है। नीड या डेयर के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नीड या डेयर जिस वाक्य में है वो वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव है और वाक्य में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन का प्रयोग होगा। अच्छा बुआ जी एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आई नीड टू गो, देखिए टू प्लस वर्ब वन हो गया। अब मैं इसको निगेटिव करता हूँ, आई नीड नॉट, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, गो लगाना पड़ेगा। टू गो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, देखिए वर्ब वन आ गया। अच्छा अब मैं लिखता हूँ आई डू नॉट नीड। अब डू नॉट नीड हो गया तो देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा, टू गो। क्या लगाना पड़ेगा बउआ जी, टू गो। देखिए बन गया ना। तो देखिए सेंटेंस नेगेटिव है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है तो वर्ब वन लगा है, तो एक ही कंडीशन होता है, जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होता है तो इनके साथ सिर्फ वर्ब वन लगता है, नहीं तो हमेशा क्या लगता है, टू प्लस वर्ब वन लगता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस तो एकदम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो हमेशा टू प्लस वर्ब वन लगेगा ना, तो यहाँ पे डेयर टू कॉल होना चाहिए था, डेयर कॉल लिखा था। समझ में आ गया होगा ये नियम। इस नियम को नोट कर लीजिएगा, बैंकिंग की परीक्षाओं में तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे। चलिए बउआ जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन मिसेज शर्मा हर्ड हिज नॉक। बउआ जी ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसके नियम को भी लिख लिया जाए। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है बउआ जी, याद रखा जाएगा। लेट, बिड, मेक, सी, फील, टच, हियर, इतने वर्ड के बाद
वर्ब वन का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन एक नियम और इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रोनाउन लिख लीजिएगा इसको, इन ऑब्जेक्टिव केस। बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए ये हम लोग अक्सर क्लास में पढ़ाते हैं कि लेट बिड मेक हेल्प, एक बार यहाँ पे मिस कर गया, लिख लीजिएगा हेल्प, सी फील टच हियर, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। इन सब के बाद वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन ये पॉइंट मिस कर जाता है, आप लिख लीजिएगा। अगर इन सभी वर्ड के बाद कभी भी प्रोनाउन आएगा, कभी भी अगर प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन तो किस रूप में रहेगा? ऑब्जेक्टिव रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा बउआ जी? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब देखा जाए ध्यान से, सिर्फ इस नियम पे सवाल बन जाएगा। यहाँ पे हर्ड लिखा है, हियर का रूप होता है हर्ड के बाद देखिए नॉक वर्ब वन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन जो आया है ये पॉजिटिव केस में है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। हम लोग को क्या चाहिए था बुआ जी? हिम चाहिए था। क्या चाहिए था? हिम। एकदम सवाल बन जाएगा। ए में एरर है, ए कहाँ लिखा है? आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया? नियम याद कर लीजिएगा, बहुत काम का नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया होगा? नियम को लिखते चलिएगा बुआ जी। फॉलोइंग अ सक्सेशन ऑफ नाजी डिफीट्स एंड द suicide of Adolf Hitler, Germany signed the instrument of surrender on May 7, 1945 in Reims in eastern France. The document stipulated that the hostilities had to cease tomorrow. देखिए बाबू जी सवाल तो बहुत इजीली बन गया, बहुत कॉमन चीज़ है। ये वाला हिस्सा देखिए, द डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड दैट, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ही सेड दैट, ही टोल्ड दैट, ठीक है, he exclaimed that, he suggested that, he ordered that, document stipulated that, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच का। और इनडायरेक्ट स्पीच में बोलिए टुमारो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे गलती किस में है? डी में है। डी किस में लिखा है? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बुआ जी। They will use a similar physiological test in addition to issuing two kinds of surveys to triple check that their participants truly have musical angina, no error। इसमें कोई एरर नहीं बुआ जी, कोई एरर नहीं लग रहा है। अगर आपको कुछ एरर लगा होगा तो बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिख रहा है? थोड़ा छोटा है ये। We would have enjoyed the journey more if, देखिए ये तो सीधा सा नियम आ गया बुआ जी, याद रखा जाएगा। ध्यान से नियम को देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है ये, ठीक है। कंडीशनल्स जब वाक्य में होते हैं, कंडीशनल्स बुआ जी कौन होते हैं? इफ होता है, व्हेन होता है, व्हेनेवर होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, अनलेस होता है, अनटिल होता है, ये सब कंडीशनल होते हैं। तो वाक्य के दोनों हिस्सों में आप वुड हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वुड हैव तो एक तरफ हैड का प्रयोग करना होगा। कंडीशनल वाले हिस्से को हैड में रहना होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में याद रखा जाएगा। जब वाक्य में कंडीशनल्स मौजूद हैं, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाट एवर, तो वाक्य दो हिस्सा में रहेगा। कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं, वाक्य दो हिस्सा में रहेगा। तो दोनों हिस्सा में वुड हैव नहीं लिख सकते हैं। एक हिस्सा में वुड हैव लिखना होगा तो दूसरे हिस्से में हैड लिखना होगा। एक हिस्से में वुड हैव तो दूसरे हिस्से में हैड लिखना होगा। अब देखा जाए, जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ कंडीशनल और यहाँ मैं देखता हूँ वुड हैव, आगे जाता हूँ यहाँ पे वुड नॉट हैव लिखा है, तुरंत इसको काट दिया जाए। गलती यहीं पे ये क्या होना चाहिए था बउआ जी? हैड नॉट होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे तो हैड लिखना है। तो गलती किस भाग में है? डी में है। आंसर बी लगा दीजिए, बन गया। आसान क्वेश्चन, नियम को भी लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनाना है बउआ जी? आज एक अलग तरह का कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंशन आपके पास मिलेगा। तो देखा जाए सवाल को पहले कॉम्प्रिहेंशन को बनाना है। मैं इसको बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको पहले समझाता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। चलिए
दिख रहा होगा? चलिए बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, डन। पहले पॉइंट को यहाँ आते हैं, पहले पॉइंट्स को समझ लिया जाए। चलिए ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, ठीक है, इजीली देखिए। जब अब ये मल्टीपल पैराग्राफ है, मल्टीपल पैराग्राफ है, ठीक है, जो आपको सेट भेजा गया है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी लिखा गया है। इसको मुझे एक साथ सामने लाना था तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस को कम कर दिया है। आप समझने पे ध्यान दीजिए। जब मल्टीपल पैराग्राफ क्वेश्चन आए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बउआ जी कि फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ जी। देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है, ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मल्टीपल पैराग्राफ क्वेश्चन में फर्स्ट पैराग्राफ हाईली इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप डाटा को ध्यान, अच्छा ये तो पढ़ लिए, तो ये डाटा एकदम माइंड में रखा जाए। ये हाइफन है, अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे ब्रैकेट है तो ये वाला हिस्सा ध्यान में रखना है, ठीक है, एकदम क्लियर माइंड में रखा जाएगा। और बाकी हर एक पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ते जाइएगा, हर एक पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। समझ में आगे क्या पढ़ना है? मल्टीपल पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है, बाकी हर एक पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ लेना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। डाटा पे फोकस करना है। देखते हैं हमारा काम कहाँ तक होता है, कैसे हमारा काम होता है। चलिए ये तो मैंने आपको बतला दिया, सवाल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या है बोलिए मेरे पास, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट नाउ फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा देखा जाए ध्यान से, जो हमने पढ़ाई की है तो उसके अंदर से इसका आंसर होना चाहिए। तो हमने तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ा था बउआ जी, तो फर्स्ट पैराग्राफ बउआ जी हम लोग अगर फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो आंसर हमारा होना चाहिए। तो ध्यान से देखा जाए बउआ जी, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द फोकस मस्ट बी ऑन सिंसियर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के बीच में आपको ये लाइन मिलेगा, थोड़ा सा बउआ जी ध्यान दे देंगे तो सेम ऑप्शन यहाँ पे है, इम्प्लीमेंटिंग रूल्स। एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए जितना हमने पढ़ा है उसी के अंदर से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can be one of the byproduct of effective e-waste management? कौन सा बाई प्रोडक्ट हो सकता है? अच्छा जो हमने पढ़ा है बउआ जी उसके बीच में से आंसर होना चाहिए। तो हमने तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ा था बउआ जी, ठीक है। तो देखा जाए फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर कहाँ है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है, इट विल बी क्रिएटिंग अ होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। देखा जाए भी फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में ही है। अब देखिए तो बउआ जी कहीं ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, तो आंसर डी हो गया। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से बनेगा जहाँ से हमने पढ़ा है, वो सब जगह होते हैं, वो सब रीडिंग स्किल होता है। मैं आपको शॉर्टकट में बतला रहा हूँ। जब मैं कभी क्लास में जब पैसेज पढ़ाऊंगा या फिर पैसेज की कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको देखिएगा तो वहाँ मैंने डिटेल्स में बतलाया है। अभी मैं जो पॉइंट बतला रहा हूँ बिल्कुल उस पॉइंट को फोकस करके पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चंस बनेंगे बउआ जी, ठीक है। और ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने सेट नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बोथ सेट ऑफ रूल्स इज बीइंग रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बउआ जी देखा जाए कहाँ से बनेगा, हमारे पढ़ाई से बीच में बना है कि नहीं। अच्छा हमने तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था बउआ जी, फर्स्ट पैराग्राफ में तो बोथ सेट ऑफ रूल्स नहीं था। अब देखिए जहाँ ब्रैकेट है, मैंने आपसे कहा था ना ब्रैकेट, इन्वर्टेड, कॉमा, हाइफन, ये सबको देखना है। यहाँ पे रूल्स लिखा है, रूल्स। अब जब रूल्स मिला है तो आगे बढ़ेंगे, तो इसी लाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, ध्यान से देखा जाए, सेट ऑफ रूल्स इफिशियंटली। अब ये इन्हीं रूल्स के लिए लिखा है, तो रूल्स किसके लिए है बउआ जी, सॉलिड वेस्ट के लिए, ठीक है, और ई वेस्ट के लिए। यहाँ पे ई वेस्ट की बात हो रही थी, ई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। तो देखा जाए ऑप्शन में हमारे पास है कि नहीं। देखिए सीधा आंसर ब्रैकेट से ही था। यहाँ पे देखा जाए, देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट, आंसर बन गया, कंफर्टेबली बनेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इम्प्लीमेंट बोथ सेट ऑफ रूल्स। कौन हेल्प करेगा इम्प्लीमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन भी तो वहीं से बनना चाहिए ना बउआ जी। तो देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कहीं दिया होगा, हाँ, इट शुड बी फिजिबल टू इम्प्लीमेंट बोथ। अच्छा इट शुड किसके लिए, अच्छा इट तो प्रोनाउन है तो पीछे पढ़ेंगे,
तो यहाँ दिया है बुआ जी एम्फेसिस नाउ ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। देखा जो ऑप्शन में है कि नहीं, देखिए तो कहीं लिखा है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, आंसर बन गया। देखिए जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है, बिल्कुल जो आपको बोला गया है पढ़ने के लिए वहीं से सवाल बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अपडेटेड ई वेस्ट रूल्स केम इनटू फोर्स फ्रॉम। अपडेटेड रूल्स कब से आपका फोर्स में आए हैं, तो ध्यान से देखा जाएगा केम इनटू फोर्स इन मई 2018। एक सवाल और आपका यहाँ से बन गया, एक सवाल और यहाँ से बन गया तो 2018 लगा देंगे, आंसर बन गया। कंफर्टेबली क्वेश्चन बन रहा है बाबा जी, कोई टेंशन नहीं है। चलिए थोड़ा सा टेंशन आपको यहाँ आया होगा, किसको कैसे बनाएंगे देखा जाए बाबा जी ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था, यही आप मेंस में जाएंगे या पीओ का सेट बनाएंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आसान है। कहीं पे बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी या ऑल का ऑप्शन नहीं है, ध्यान से देखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बाबा जी लिखा हुआ है सम सिटीज बर्न गार्बेज, ध्यान से देखा जाएगा। आप जहाँ से बाबा जी पढ़ के आए हैं, जहाँ से आप ये लाइन पढ़ रहे थे, देखिए रूल्स वाला, यहीं पे आपने लाइन क्या पढ़ा, मेनी सिटीज कंटिन्यू टू सिंपली बर्न द गार्बेज और डंप, ठीक है, इट इन लेक्स, ध्यान से देखा जाएगा। तो ये आपसे बाबा जी पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। अगर आपको किसी पे कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा है पीसीबीज हैव एडिक्वेट रिसोर्सेस, तो आप तो हर एक पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ के आए हैं ना। तो यहाँ पे देखा जाए बाबा जी मोस्ट पीसीबीज रिमेन अनअकाउंटेबल एंड ऑफन लैक ऑफ द रिसोर्सेस, तो उल्टा हो गया ना, ध्यान से देखा जाएगा, सॉरी ध्यान से देखा जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी कि एकदम इतना ही से आंसर मिल जाएगा। तो ये जो आपको मिल गया आंसर क्या हो जाएगा, बी, सम सिटीज बर्न गार्बेज, साफ साफ तौर पर आंसर मिल गया, यही एक सही है। अगले क्वेश्चन पे बाबा जी आ जाते हैं। क्वेश्चंस देखिए बाबा जी, क्वेश्चंस एकदम कंफर्टेबली बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। अब देखा जिसको कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा, जितना हमने पढ़ा है उतना में चीजें आ रही कि नहीं, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन पे आए जाए बाबा जी देखा जाए। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है बाबा जी, ध्यान से देखा जाएगा, आपने देखा होगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। चलिए यहाँ पे बाबू जी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में, सेकेंड पैराग्राफ में एक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे, हमारे पढ़ने के बाद ये पॉइंट आया था। देखिए यहाँ पे, फॉर दिस प्रोविजन दे मस्ट इंश्योर दैट कंज्यूमर हु सेल्फ स्क्रैप गेट सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इनिशिएटिव। सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन है ये, सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, कंज्यूमर को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का तो बात नहीं कर रहा है, तो यही ना गलत है, तो आंसर ए लगा के निकल जाएंगे। बाकी भी मिलेगा आपको, लेकिन बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आसान है। तो जब क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, खासतौर से प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की भी तैयारी भी नहीं है, मेंस में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, तो कंफर्टेबली अगर मल्टीपल पैराग्राफ आता है तो पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए, बाकी सभी पैराग्राफ के लास्ट लाइंस को पढ़ लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हाइफन ब्रैकेट को अंडरलाइन कर लीजिए और क्वेश्चन से मैच कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कैच कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए वीडियोज़ में आदमी उतना ज़्यादा टारगेट लेके पढ़ा भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करना है ना, तो कोशिश कीजिए, कमेंट करके बतलाइए। ये है बउआ जी सेंटेंस अरेंजमेंट, बड़ा अच्छा सेंटेंस अरेंजमेंट है, पता नहीं इसको बाकी लोग कैसे बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए बहुत आराम से बनेगा, बहुत कंफर्टेबली बनेगा, सोचना नहीं है, बहुत इजीली बनेगा। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस अरेंजमेंट आराम से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बउआ जी पहला सेंटेंस चुनना, जो कि बहुत ईजी होता है। तो मैक्सिमम लोगों का ई पहला सेंटेंस यहाँ पे आ गया होगा। देखिए ई मैंने लिख दिया, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, इसके बारे में बात हो रहा है। अब देखिए इसमें बात हो रहा है वो जो डाटा का, अगस्त 15, जब डाटा आ जाता है तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19 ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे बउआ जी, तो यहाँ पे देखिए 19 लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ दिए। अच्छा देखा जाए तो 18 का ही लिखा हुआ है बउआ जी, यहाँ पे भी बउआ जी 19 लिखा हुआ है, बहुत बेहतर है। और बउआ जी कहीं पे 18, यहाँ पे बउआ 18 लिखा है, तो नियम से 15 के बाद 16, 17 तो नहीं दिख रहा है, तो 18 होना चाहिए। 18 लेने जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है दिस एनुअल एक्सरसाइज ऑफ प्लांट डिफॉरेस्टेशन। तो पहले चूंकि प्रोनाउन है दिस एनुअल एक्सरसाइज, तो कहीं पे पेड़ और कटने का बात होना चाहिए,
तो यहाँ देखा जाए क्या लिखा गया है लास्ट में, इस लाइन के लास्ट में लिखा है एज दे डू ड्यूरिंग द समर मंथ टू क्लियर वास्ट ट्रैक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज। एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। तो अब देखिए, तो श्योर है कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो ई के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा। अब डी में बउआ जी आ गया है 2018, एक और 2019 बचा हुआ है, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए दिया हुआ है, क्योंकि और किसी में डाटा नहीं है, तो आँख कान बंद करके यहाँ पे लिखा हुआ है सम रिपोर्ट्स एस्टिमेट दैट इन जुलाई 2019 द अमेरिकन अमेजोन श्रंक बाई। अच्छा, अमेजोन फॉरेस्ट घटा है, तो पहले पौधा कटा होगा तब ना घटा है। तो देखा जाए तो पौधा कटने का बात कहाँ हो रहा था, तो यहाँ तक तो पौधा कट रहा था, किसी और में बात हो रहा है। तो बी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पहले डिफॉरेस्टेशन का रेट बढ़ेगा, उसके बाद ना यहाँ पे भी जो आपका पौधा होगा वो कम होगा, जो आपका जंगल होगा कम होगा। तो पहले यहाँ बी हो जाएगा, और बी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे बुआ जी, जी हो जाएगा। अब बी के बाद जी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा, आपके पास बच गया ए और आपके पास बच गया एफ। एफ में लिखा है अनलाइक हिज ब्राजीलियन काउंटर पार्ट। अच्छा, ये हिज किसके लिए आया है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे नाम दिया गया है इवो मोरल्स, प्रेसिडेंट इवो मोरल्स। तो पहले नाम आएगा तब ना प्रोनाउन आएगा, तो पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा। सीक्वेंस तैयार हो गया आपका, देखा जाए ई सी डी बी जी एफ। पूरे कहानी से मतलब नहीं है, नाउन प्रोनाउन और वर्ड्स को, पैरा जंबल्स को कभी भी पूरा कहानी पढ़ के नहीं बनाया जाता है, नाउन प्रोनाउन और वर्ड्स के पेयरिंग से बना सकते हैं, वैसे ही बनाया गया है। इसको लेकर आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन सा लाइन आपका सही है और मुझे बताइएगा इसके बारे में। तो ये भी बन के आपका तैयार हो गया, इसमें सारा आंसर आप मैच कर लीजिएगा सीक्वेंस के साथ। चलिए, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड या बोल्ड वर्ड या फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी सेंस से आंसर निकल जाएगा बुआ जी, बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखा जाए, ऑल्दो द बॉयज ऑफ हिज क्लास वेयर नॉटी। अच्छा, ऑल्दो लगा है, बॉयज नॉटी हैं। ही नेवर रिजॉर्टेड टू डैश पनिशमेंट। अब देखा जाए, बहुत लोग यहाँ पे आंसर आ जाएगा हराश। पनिशमेंट अपने आप में हराश होता है, तो हराश पनिशमेंट बच्चों के लिए यूज नहीं करते हैं, ये सेंस बेस्ड वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। और अनजस्ट तो गलत वर्ड हो जाएगा, तो एक ही वर्ड क्या बच जाता है वो आपके पास यहाँ, फिजिकल। तो कॉर्पोरल का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिकल। हालांकि बच्चे नॉटी हैं, लेकिन उसने कभी बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया। फिजिकल मतलब मारना पीटना, ऐसा नहीं करती होगी, लिखने के लिए या फिर याद करने के लिए ऐसा पनिशमेंट देती होगी। क्योंकि देखिए बच्चों की बात है ना, सेंस पे बनाइए, क्लास के बच्चों की बात हो रही है, तो उनके लिए आप अनजस्ट पनिशमेंट या हरास पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। क्लास के बच्चों की बात है, सेंस बेस्ड, तो फिजिकल लगा देंगे, सेंस से बनाइए, देखिए सारा वर्ड बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया गया है सी एडजस्टेड क्वाइट वेल विथ हर हस्बैंड्स डैश। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो क्वाइट वेल ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, हस्बैंड के साथ क्वाइट वेल एडजस्ट कर गई है, तो कुछ ऐसा चीज होगा जो खराब नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड आ रहा है। तो पिक्यूलियर हैबिट्स, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, आंसर हो सकता है। बैड हैबिट नेगेटिव है, वीकनेस नेगेटिव है, स्टूपिड नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिक्यूलियर हैबिट। देखिए बन गया ना। आइडियोसिंक्रेसिस का अर्थ वही होता है जो यूनिक हैबिट होता है किसी को, उसको हम लोग उसको कहते हैं आइडियोसिंक्रोसिस। चलिए अगला देखा जाए, वर्ड आपके पास है परफंक्ट्री। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ डैश इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। अच्छा, अब वहाँ पे ध्यान कैसा दिया होगा, यहाँ पे मैंने आपको ये वर्ड याद करवाए थे, एक बार आप लोग को याद होगा, मैंने याद किया था, पर फैक्ट्री से याद कर लीजिएगा। पर यानी होता है दूसरा, और फैक्ट्री यानी होता है कारखाना। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आप अपना कारखाना चलाने के लिए दे दीजिएगा तो कैसे चलाएगा, जबरदस्ती, बिना मन का, दूसरे का काम आदमी ध्यान से नहीं करता है। तो परफंक्ट्री का अर्थ होता है फकैती, याद कर लीजिएगा, जो बहुत नहीं होता है, बिना इच्छा के काम को इसको परफंक्ट्री कहते हैं। ये याद करने वाला वर्ड है, सेंस पे नहीं बन रहा है। तो अगर किसी को याद होगा तो सीधे यहाँ पे क्या लगा देगा, डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट। परफंक्ट्री, पर फैक्ट्री, दूसरे की फैक्ट्री, कैसे चलाएगा, बिना इंटरेस्ट के। बन गया। 26 पे आते हैं, अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशन डैश। तो साइंटिस्ट काम कैसे करेगा, बस सोच लीजिए साइंटिस्ट कैसे काम करेगा। इस सब में सबसे बेहतर वर्ड कौन सा हो जाएगा, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आंसर इसका यही होता है एम्पिरिकली का, ऑब्जर्वेशन के साथ। देखिए सारे वर्ड सेंस से बन जाएंगे। 27, आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो नहीं होता है कि उसके बात की सच्चाई पे भरोसा नहीं है, सेंस ये आ रहा है, ठीक है। वैसे भी वेरा वर्ड से वेरीफाई वर्ड बना है, इसे VER से वर्ड बना है, वेरीफाई, सत्यापित करना, ठीक है। तो वेरासिटी, वेरीफाई, ये सारा वर्ड सत्यापित करने को आपको दिखाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रुथ। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए।
ही गेव एन इवोकेटिव रेंडरिंग ऑफ हिज रिसेंट पोएम्स। इवोकेटिव रेंडरिंग ऑफ हिज रिसेंट पोएम्स, ध्यान से देखा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अपने रिसेंट पोएम को बतलाया है, कैसे, ध्यान से देखा जाए, ठीक है, क्लियर। तो पहले तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर वर्ड है, अगर पोएम्स की बात आती है तो पोएम्स क्यों लिखा जाता है? पोएम्स लिखा जाता है अपने इमोशंस को दिखाने के लिए। आपका भी कभी इमोशनल आदमी होता होगा, क्लास 10th 12 में कुछ घटनाएं होती हैं तो आदमी पोएम लिखना शुरू कर देता है। तो सीधा सेंस लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनल। इवोकेटिव का भी अर्थ वही होता है, बन के सामने आ गया। सेंस देखिए, सेंस से सवाल बनेगा। 29 एक्सपीडियस स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days। अच्छा, 2 दिन में काम खत्म करना होगा, तो काम कैसे करेंगे? बहुत तेजी से करेंगे। तो एक ही वर्ड यहाँ पे आ रहा है, प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट। आंसर क्या हो जाएगा बुआ जी? प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट, ठीक है, बन गया। सेंस से देखा जाए। अच्छा 30 देखिए, ये सेंस पे ही ये सवाल बनेगा। फ्लिपेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है बुआ जी, वो हो जाता है नॉट शोइंग डिजर्व रिस्पेक्ट। फ्लिपेंट का शाब्दिक अर्थ यही होता है, डिक्शनरी देखेंगे तो यही आएगा। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है द चीफ मिनिस्टर मेड अ डैश रिमार्क। अब जब चीफ मिनिस्टर का बात कर रहा है तो चीफ मिनिस्टर के लिए इज्जतदार वर्ड लगाएंगे ना। तो इस सब में जो सबसे इज्जतदार वर्ड है वो कौन है? कैजुअल। तो इस लाइन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैजुअल। देखिए डिक्शनरी मीनिंग ये देगा, लेकिन इस लाइन का आंसर हो जाएगा सी, कैजुअल। सेंस बेस्ड। इंग्लिश में वर्ड का अर्थ बदल जाता है अपने जगह के अनुसार, थोड़ा सा हड़ास या फिर माइल्ड उसका अर्थ हो जाता है। तो यहाँ चूंकि सीएम के लिए वर्ड आया है तो फ्लिपेंट का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो सेंस बेस्ड बनाएंगे तभी सवाल बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का सेट समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ अप्रोच को सीखी मैं, ठीक है। सेट के लेंथ को कम करने के लिए मुझे काफ़ी फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। तो कमेंट करके जो सेक्शन क्लियर नहीं हो वो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने का। थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए। अगला सेट जल्द आपके सामने रहेगा, सेट को बनाते रहिए। मिलते हैं अगले सेट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।